कुछ देर खामोशी छाई रही। फिर विवेक ने निशा और सुहानी की ओर देखते हुए कहा, इसका मतलब सुहानी वाकई विशिंग वेल के पास होने वाली मौतों को देख सकती है। निशा ने अपना सिर पकड़ लिया और कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सुहानी और उस साये के बीच कोई कनेक्शन है? विवेक ने सुहानी से पूछा, सुहानी, क्या तुम इससे पहले कभी शिमला आई थी? सुहानी, जो पहले से ही परेशान थी, सिर हिलाकर बोली, नहीं, शिमला तो क्या, मैं इससे पहले हिमाचल भी कभी नहीं आई। विवेक उलझन में पड़ गया और बोला, इसका मतलब तुम्हारा और उस मनहूस साये के बीच कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। फिर तुम उसके शिकार को सपनों में कैसे देख सकती हो? सुहानी इस सवाल पर चुप रही। वह खुद भी इन सब बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर तक वे तीनों कैफे में बैठे रहे, फिर वहां से निकल गए। निशा सुहानी को लेकर हॉस्टल आ गई। कमरे में पहुंचकर निशा ने कहा, सुहानी, तू आराम कर, मुझे कुछ जरूरी काम से कॉलेज जाना है। सुहानी बोली, मैं भी तेरे साथ चलती हूं। निशा ने मना करते हुए कहा, अरे नहीं, आज तू आराम कर। वैसे भी तू पूरी रात लॉकअप में थी, ठीक से सो भी नहीं पाई होगी। तू कल से चलना। सुहानी निशा की बात मान गई। वह खुद भी काफी थकी हुई थी। कल सुबह से उसके साथ इतना कुछ हो गया था कि स्ट्रेस के कारण उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। निशा उसे हॉस्टल में छोड़कर कॉलेज चली गई। निशा के जाने के बाद सुहानी अपने बेड पर लेट गई और ऊपर घूमते पंखे को देखने लगी। वह कल रात की घटनाओं के बारे में सोच रही थी। उसके दिमाग में बार बार सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था, युवराज सर आखिर चाहते क्या हैं? उन्हीं की वजह से मैं कल लॉकअप में थी और वही मेरे लिए लॉकअप भी आ गए, मुझे खाना भी खिलाया और मेरे लिए पूरी रात वहां रुके। वह इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों हैं? यही सब सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद अचानक कमरे में कांच टूटने की आवाज आई, जिससे सुहानी की नींद टूट गई। वह घबराकर उठ बैठी और आसपास देखने लगी। उसकी नजर खिड़की पर गई, जहां टूटा हुआ कांच पड़ा था। साफ समझ आ रहा था कि किसी ने पत्थर मारकर कांच तोड़ा है। सुहानी जल्दी से बेड से नीचे उतरी और इधर उधर देखने लगी। उसे फर्श पर एक पत्थर पड़ा दिखा, जिस पर कागज लिपटा हुआ था। उसने जल्दी से वह कागज निकाला और उसे पढ़ने लगी। कागज पर लिखा था, आज दोपहर 2 बजे मुझसे शहर के बाहर एनर्जी पार्क में मिलो, रोहित। सुहानी तुरंत खिड़की के पास जाकर बाहर झांकने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह सोच में पड़ गई। विवेक ने तो कहा था कि रोहित सुबह ही अपने घर चला गया, तो फिर यह क्या है? कुछ देर सोचने के बाद उसने तय किया, शायद मुझे जाना चाहिए। वह तैयार होने के लिए चली गई। इधर युवराज पुलिस स्टेशन से सीधे अपने घर पहुंचा। गुस्से में वह अपनी कार पार्क करके तेज कदमों से घर के अंदर दाखिल हुआ। घर में घुसते ही उसने एक नौकर से पूछा, डैड कहाँ है? नौकर युवराज को गुस्से में देखकर डर गया और कांपते हुए बोला, युवराज बाबा, बड़े साहब अपनी स्टडी में हैं। युवराज गुस्से में स्टडी रूम की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि उसके पिता मिस्टर यशवंत दीवान और पद्मिनी सिंघानिया काउच पर बैठे कुछ डिस्कस कर रहे थे। ये देखकर युवराज का गुस्सा और भी बढ़ गया। युवराज अपने डैड से गुस्से में बोला, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मिस्टर यशवंत दीवान ने कहा, हाँ बेटा बोलो। युवराज ने पद्मिनी को घूरते हुए कहा, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। मिस्टर दीवान उसकी बात से नाराज होकर बोले, युवराज, ये क्या तरीका है बात करने का? युवराज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद आपने मेरी बात ठीक से नहीं सुनी। मुझे अभी और इसी वक्त आपसे अकेले में बात करनी है। मिस्टर दीवान कुछ कहने ही वाले थे कि पद्मिनी ने बीच में टोकते हुए कहा, इट्स ओके मिस्टर दीवान, मैं चलती हूं, आप बात कर लीजिए। पद्मिनी ने युवराज को एक नजर देखा और वहां से चली गई। युवराज ने गुस्से में उससे नजरें फेर लीं। मिस्टर दीवान खुद को शांत करते हुए बोले, क्या बात है युवराज, तुम परेशान लग रहे हो। युवराज ने ऊंची आवाज में कहा, यह शहर में क्या हो रहा है? मिस्टर दीवान अनजान बनते हुए बोले, क्या हो रहा है मतलब? युवराज गुस्से से बोले, आप अच्छे से जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। पहले सिर्फ उन लोगों की मौत होती थी जो रात में पुराने रोड पर जाते थे, लेकिन अब लोग कहीं से भी गायब होकर मर रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? मिस्टर दीवान के माथे पर पसीना आ गया। युवराज अब उनके चेहरे पर डर और घबराहट साफ देख सकता था। वह हकलाते हुए बोले, बेटा मेरा भरोसा करो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। युवराज ने उनकी आंखों में नाराजगी से देखा और कहा, भरोसा?
और आप पर? आप मुझसे भरोसे की उम्मीद कर भी कैसे सकते हैं? जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह सिर्फ आप हैं। युवराज की इन कड़वी बातों से मिस्टर दीवान की आंखें भर आईं। वह रुंधे गले से बोले, नहीं बेटा, मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि यह सब कैसे हो गया? युवराज समझ गया कि उसे यहां अपने सवालों के जवाब नहीं मिलने वाले। वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उसके जाने के बाद मिस्टर दीवान सोफे पर बैठ गए और खुद से बोले, मैंने अपने बच्चे के साथ ये क्या कर दिया? युवराज अपने कमरे में गया। उसका कमरा बेहद आलीशान था, महंगी चीजों से सजा हुआ, लेकिन इस वक्त उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। गुस्से में उसने एक वास उठाया और जमीन पर दे मारा। काफी देर तक उसने खुद को काबू में रखा था, लेकिन अब उसका गुस्सा उसके बस से बाहर हो गया था। उसने तय कर लिया कि वह चुप नहीं बैठेगा। वह जानकर ही रहेगा कि इस शहर में आखिर हो क्या रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहां से करे। फिर उसे याद आया कि इस वक्त सिर्फ एक ही इंसान उसकी मदद कर सकती है, सुहानी। वैसे तो युवराज उसे इन सब चीजों से दूर रखना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। किसी न किसी तरह सुहानी इन सब का हिस्सा बन चुकी थी। युवराज खुद से बड़बड़ाया, मुझे सुहानी से बात करनी होगी। ये सोचकर उसने अपनी कार की चाबी उठाई और तेजी से हॉस्टल की ओर निकल पड़ा। कुछ देर में वह हॉस्टल पहुंच गया और बाहर कुछ दूर अपनी कार रोक दी। तभी उसकी नजर एक लड़के पर गई। वह लड़का ब्लैक हुडी पहने हुए था, जिससे उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। युवराज ने देखा कि वह लड़का एक पत्थर पर कागज लपेटकर सुहानी के कमरे की खिड़की पर फेंक रहा था। युवराज समझ गया कि वह लड़का सुहानी को कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहा था। पत्थर फेंकने के बाद वह लड़का तुरंत वहां से चला गया। युवराज ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, वो बस देखता रहा। कुछ देर बाद उसने देखा कि सुहानी हॉस्टल से बाहर निकल रही थी। यही वह चाहता था, इसीलिए हॉस्टल के अंदर नहीं गया था। सुहानी ऑटो में बैठकर वहां से चली गई। युवराज को अंदाजा हो गया कि सुहानी शायद उसी हुडी वाले लड़के से मिलने जा रही है। उसे सुहानी की फिक्र थी, इसलिए उसने अपनी कार से उस ऑटो का पीछा करना शुरू कर दिया। सुहानी का पीछा करते हुए युवराज शहर से बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद ऑटो एनर्जी पार्क के सामने रुका। सुहानी ऑटो से उतरी और पार्क के अंदर चली गई। युवराज भी बिना सुहानी की नजर में आए चुपचाप उसके पीछे पार्क में दाखिल हो गया। दोपहर का वक्त था, इसलिए पार्क में बहुत कम लोग थे। सुहानी फाउंटेन के पास जाकर खड़ी हो गई और किसी का इंतजार करने लगी। युवराज उससे थोड़ी ही दूर एक पेड़ की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। युवराज को नहीं पता था कि हुडी पहनने वाला लड़का रोहित था और अभी सुहानी उसी का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद वही हुडी पहने एक लड़का सुहानी के पास आया। उसने सुहानी के सामने आकर अपना मास्क हटाया और अपना चेहरा दिखाया। रोहित का चेहरा देखते ही युवराज चौंक गया। उसने ध्यान से सुहानी और रोहित की बातचीत सुननी शुरू कर दी। सुहानी घबराई हुई बोली, रोहित, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता भी है कल से मेरे साथ क्या हो रहा है? पुलिस मुझे अरेस्ट करके ले गई थी। मुझे तुम्हारी गवाही की जरूरत है। सुहानी एक ही सांस में सब कुछ बोल गई, लेकिन रोहित ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, सुहानी, ये सब मुझे पता है, लेकिन अभी मेरी बात सुनो। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। शिमला में मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। यहां भी मेरी जान को खतरा है। मुझे अब अंडरग्राउंड होना होगा। सुहानी चौंक कर बोली, क्या तुम पर हमला हुआ था? लेकिन क्यों और किसने किया? रोहित ने गंभीर आवाज में कहा, मुझे मिस्टर यशवंत दीवान से खतरा है। यह सुनते ही युवराज सन्न रह गया। उसने मन ही मन सोचा, डैड से रोहित को खतरा? यह सब क्या हो रहा है? रोहित की इस बात से सुहानी भी हैरान रह गई। उसने तुरंत पूछा, रोहित, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम्हें यशवंत दीवान से खतरा है? लेकिन क्यों? रोहित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सुहानी, मेरी बात ध्यान से सुनो। पिछले कुछ महीनों से इंडिया के कई शहरों से लोग गायब हो रहे हैं। जब मैंने इसकी जांच शुरू की तो सारे सुराग शिमला से जुड़ते नजर आए। इसलिए मैं यहां इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था। लेकिन यहां आकर मुझे पता चला कि इन किडनैपिंग के पीछे मिस्टर यशवंत दीवान का हाथ है। यह सुनकर सुहानी और युवराज दोनों हक्का बक्का रह गए। युवराज के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके डैड ऐसा कुछ कर सकते हैं। युवराज का मन कर रहा था कि वह तुरंत रोहित के पास जाकर उससे सब कुछ पूछे,
लेकिन उसने खुद को रोक लिया। सुहानी ने घबराते हुए पूछा, क्या तुम पूरे यकीन के साथ कह सकते हो कि इन सबके पीछे मिस्टर यशवंत दीवान ही है? रोहित ने बिना झिझके कहा, हाँ सुहानी, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं। फिर उसने एक और चौंकाने वाली बात कही, मिस्टर दीवान ये किडनैपिंग अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए कर रहे हैं। ये सुनते ही सुहानी चौंक कर बोली, किसके लिए? युवराज भी यही जानना चाहता था। रोहित ने गंभीर आवाज में कहा, वह इंसान पता नहीं, लेकिन कोई तो है जिससे यशवंत दीवान डर रहे हैं। एक रात मैं सबसे छुपकर दीवान विला के अंदर गया था। तब मैंने यशवंत दीवान को किसी से बात करते हुए सुना। वह कह रहे थे, अगर मैंने अपना काम पूरा नहीं किया तो वह मुझे नहीं छोड़ेगी। शायद उन्हें कोई धमकी दे रहा है। सुहानी हैरान होकर बोली, इतने पावरफुल इंसान को कौन धमकी दे सकता है? वह कुछ देर सोचने के बाद फिर बोली, वैसे रोहित, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मिस्टर दीवान ने अब तक कितने लोगों की किडनैपिंग की है? रोहित ने गंभीर नजरों से सुहानी की आंखों में देखते हुए जवाब दिया, 900 से भी ज्यादा लोग। ये सुनकर सुहानी शॉक्ड रह गई, लेकिन कोई और भी था जो सुहानी से ज्यादा हैरान था। वह था युवराज। युवराज मन ही मन सोचने लगा, इसका मतलब मेरा शक सही था। क्या सच में लोगों के गायब होने के पीछे डैड का हाथ है? क्या रोहित और सुहानी मिलकर इस रात से पर्दा उठा पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।